तो चलिए हम लोग आज देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10th आपका पार्ट 1 है आज, और एक्सरसाइज आपका 0.03, मतलब एक्सरसाइज भारतीय भवन में 3 लिखता है लेकिन केसी सिन्हा में अलग लिखता है। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर में हम लोग आज क्लास में क्या देखने वाले हैं, तो सिर्फ आज हम लोग परिचय देखेंगे। किसका परिचय देखेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। और आज हम इसके बाद हम लोग जो बुक पढ़ेंगे वो भारतीय भवन मतलब हाई स्कूल प्राथमिक भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरे क्लास में आज हम लोग। और पूरे आज एक भी क्वेश्चन आपको हम नहीं कराएंगे, एक आध दो जो चैप्टर में थ्योरी पे आधारित क्वेश्चन होगा उसको आज हम लोग कराएंगे। तो पहला जैसे हम लोग समझते हैं कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो समझना है कि उससे पहले समझने के लिए आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझना होगा कि सर एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। यह चीज को आपको समझना जरूरी है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हो, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हो और ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में हो तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यदि a और b दो वास्तविक संख्या दिया हुआ हो और किसका रूप के होना चाहिए, ax प्लस बी बराबर 0 के रूप के होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन ध्यान देना है यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, कभी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। अब इसमें चर कौन है, तो देखो चर जो है ये x चर है, ये x इसमें क्या है, चर है। और a और b क्या है, दो वास्तविक संख्या है। a और b क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ पर जो a देख रहे हैं, यहाँ पे जो b देख रहे हैं, तो a और b दोनों वास्तविक संख्या है। और x जो है इसी को हम बोलते हैं चर बोलते हैं, चर मान है ये चर दिया हुआ है। a और b के बात करें तो सर a और b कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। अब अगर इसके रूप के रहे, ax प्लस b बराबर 0 के रूप के रहे, तब उसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, सर रैखिक किसे कहते हैं, हम लोग सबसे पहले रैखिक के बात कर लेते हैं। हम रैखिक किसे कहते हैं, तो जिसकी घात एक होता है, जिसकी घात कितना होता है, एक होता है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसकी घात एक होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। हम लोग बहुपद वाले चैप्टर में जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़े थे कि जिसकी घात 2 हुए द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 हुए त्रिघात बहुपद, जिसकी घात 1 हुए उसे रैखिक कहते हैं। कौन समीकरण, रैखिक कहते हैं। जिसकी घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। और हम बताएं अगर चर एक हो, देखिए सबसे पहले रैखिक और चर, यदि अगर एक चर हो, चर के मान कितना हो, 1, तो देखिए चर एगो है और घात भी नहीं है तो क्या कहलाएगा, एक चर वाले, एक चर वाले। इसमें काय गो चर नजर आ रहा है, एगो चर नजर आ रहा है, कितना चर, एक चर। और एक चर वाले और घात कितना है, 1 है, मतलब रैखिक है, तो वही कहलाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान रखना है ए कभी सर 0 नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ए हम 0 ले लेंगे, ए बाबू हम 0 ले लेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे सर क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बोलेंगे नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि सॉरी एक साथ लिख देते हैं, एक जगह पे हम 0 ले लिए ना जी। अब 0 ले लेंगे तो 0 और x में गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस b बराबर 0। बताइए रैखिक समीकरण है, नहीं है। रैखिक है लेकिन चर नहीं है, इसमें चर इसमें नजर आ रहा है नहीं। तो अगर ये हम 0 ले लेंगे कभी भी तो x का क्या कर देगा, चर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर a का मान हम 0 ले लिए, a का मान क्या ले लिए, 0, क्योंकि अब यहाँ पे इतना भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा हो कि सर a और b आप वास्तविक संख्या क्या समझा रहे हैं, कि यदि a और b वास्तविक संख्या हो और इसके रूप में हो तो वास्तविक संख्या क्या होता है। हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम वास्तविक संख्या की भी चर्चा किए हैं, वास्तविक संख्या का चर्चा किए हैं, वास्तविक संख्या का चर्चा किए हैं। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े थे कि संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या,
एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक संख्या कितना प्रकार की होती है? दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या और एक कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग चैप्टर है पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या को चैप्टर पढ़े जिसमें आता है परिमेय, आता है अपरिमेय, आता है पूर्णांक, आता है अभाज्य होता है, सम होता है, विषम होता है, रूट होता है, यौगिक होता है, ये सब संख्या होता है। लेकिन एक और चीज समझिए, देखिए बाबू यहाँ पे देखिए ये वास्तविक संख्या है लेकिन रूट के अंदर माइनस कर दिए, ये काल्पनिक संख्या हो गया। ये देखिए कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। और ये कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या? काल्पनिक। अगर रूट के अंदर हम माइनस दे दिए तो संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और यहीं पे ये संख्या क्या है? वास्तविक। जीरो क्या है? वास्तविक। एक क्या है? -3/2 क्या है? हाँ, तो ए और बी वास्तविक होना चाहिए। लेकिन सर जीरो तो भी वास्तविक होता है, फिर यहाँ पे जीरो क्यों नहीं रखने कह रहे हैं? क्योंकि जीरो रखेंगे तो चर के क्या कर देगा? शून्य कर देगा। चर को क्या करेगा? शून्य कर देगा। तो ये कभी भी जीरो नहीं रखना है। अगर ए जीरो रह जाएगा तो फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो एक कभी भी जीरो नहीं रखना, एक कभी भी जीरो नहीं रखना है। लेकिन बाकी यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, एग्जाम्पल लेकर के भी हम समझाएंगे आपको। आगे की पॉइंट चलते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितना होती है? एक होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितना होती है? एक होती है। एक चर रैखिक समीकरण में हलों की संख्या पूछे तो एक बोलना है। कितना बोलना है? एक। अब समझते हैं सर हलों की संख्या क्या होता है? हम हल किसे कहते हैं? हल का मतलब नहीं समझ में आता है। हल किसे कहते हैं? देखिए हल किसे कहते हैं? एक्स का वह मान, एक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। समीकरण को क्या करे? संतुष्ट कर दे। एक्स का वह मान जो समीकरण के संतुष्ट कर दे वही कहलाता है हल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? हल कहलाता है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो देखो बाबू 2x + 3 = 0 ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले, इसमें चर कै गो नजर आ रहा है? एक चर है। घात है इसमें? नहीं है, घात एक है। नहीं कुछ लोग घात एक है। और चर कै गो है? एक गो है। तो क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बोलेंगे सर इसको हलों की संख्या आप एक बोले। हाँ एक ही होगा। अगर हम 8वां 7वां पढ़ते थे और x का मान निकालने के लिए कह देते थे तो क्या करते थे सर? 2x अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। x बराबर -3/2 हो जाएगा। -3/, x का मान कितना हो गया? -3/2 हो गया। तो कै हल निकालने हम लोग? एक ही हल निकलेगा। एक बाद हल हो सकता है ये? तो वही पूछे बाबू कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या एक होता है। कितना होता है? एक होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या एक होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक इसी टाइप से है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे ये तो चैप्टर के नाम है ऊपर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि a b c 3 वास्तविक संख्या हो, यदि a b c 3 क्या हो? वास्तविक संख्या हो और ax + by + c = 0 के रूप में हो तो हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखिए यहाँ दिया हुआ है ax + by + c = 0। लेकिन यहाँ कभी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a और b 0, c 0 हो जाए कोई बात नहीं है। इसमें c 0 हो जाए कोई बात नहीं, इसमें b 0 हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? a और b कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि a और b इसमें 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो समझिए काहे ना 0 होना चाहिए। तो सर अगर a 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर a की जगह पर हम 0 लिख दे बाबू तो x में गुना करें तो 0 हो जाएगा। तो अब ये 0 हो गया तो क्या बचा? by + c। एरा में क्या चर नजर आ रहा है? एक। तो ये क्या कहला जाएगा? अगर एक जगह हम 0 रख देंगे तो इस समीकरण क्या कहलाएगा? एक चर रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर हम b के जगह पे 0 रख देंगे तो 0 कर लेगा एरा। तो हल करेंगे तो कितना कहलाएगा? एक चर रैखिक समीकरण। तो वही कह रहा है कि दो चर रैखिक समीकरण में कभी भी a और b जो 0 नहीं होना चाहिए। a भी 0 नहीं, b भी 0 नहीं। अब पूछे कि सर दो चर रैखिक समीकरण में कितना हल होता है? अनगिनत हल होता है। अच्छा एक चरोला में कितना हल हो रहा था? एक हल। और दो चरोला में? अच्छा अनगिनत का है होगा
तो हम लोग देखिए बाबू, x का हल के संकेत हम लोग को पता है, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे एग्जांपल में बाबू 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये क्या चर वाले रैखिक समीकरण है? 2 चर वाले। कितना चर वाले? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब पूछ दे कि बताइए कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या क्या होगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या क्या होगा? कितनी होगी? तो कितना बोलोगे? अनगिनत। अब अनगिनत क्यों बोलेंगे हम? इसलिए बोलेंगे कि सर x का मान अपने से रखेंगे, x का मान अगर हम 0 रखेंगे, x का मान क्या रखें हम? 0 रखें, और बराबर को सर लेंगे तो -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस 3y बराबर -6, 3y बराबर -6, y बराबर 6 बटा -3 काटे तो y का मान कितना आ गया? -2 आ गया। 3 दूनी -2। फिर हो सकता है सर x के जगह पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, x का मान जितना बदलेंगे y का मान उतना क्या आएगा? अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? अभी x का मान हम क्या रखे इसमें? अबर में x का मान क्या रखे? 1, 2, 3। अब लाख तक रखेंगे तो y का मान क्या होगा? लाख तक निकल के आएगा। अगर हम 100 को रखेंगे तो y का मान भी 100 को निकल के आएगा। मत अभी कंफर्म नहीं है कि अगर बाद हल नहीं होगा, इसीलिए कहा गया क्या चीज कि 2 चर रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे। बात हम अगर आगे के करें, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, अगर बात थोड़ा सा आगे के हम कर दें यहाँ पे, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म के मतलब जोड़ा। क्या चाहिए बाबू? जोड़ा। अगर समीकरण के जोड़ा लगा दे 2 चर वाले के, हम कितना चर वाले के? हाँ, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, 6x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। अगर हम ऐसे समीकरण, क्या हो गया? 2 चर रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। 2 चर वाले, ये देखिए अकेले रहेगा तो खाली क्या कहलाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये भी अकेले रहेगा तो क्या कहलाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब अगर दोनों मिल गया तब कहलाएगा युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्म, मतलब जोड़ी कहलाएगा, एक प्रकार के जोड़ा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जोड़ा कहलाएगा। अब अगर युग्म दे दिया, अगर समीकरण का क्या दे दिया? युग्म। ये तो समीकरण कहला रहा है, ये भी समीकरण है। अगर समीकरण का जोड़ा दे दिया और पूछे हलों की संख्या, तब बोलेंगे इसको हल करना होगा। तब बताएंगे कंडीशन अप्लाई होता है इसमें कि कभी एक हल होते हैं, कभी कोई हल नहीं होते हैं, और कभी अनगिनत हल होते हैं। अगर युग्म रहे तो 3 प्रकार से आंसर आ सकता है। अगर युग्म रहे तो कितना प्रकार से आंसर आ सकता है? 3 प्रकार से। पहला तो एक ही हल हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है, और यहाँ पे अनगिनत हल भी हो सकता है। अगर जोड़ा दे दे, अब पूछे कि हलों की संख्या, यहाँ देखो हम फिर से समझा रहे हैं आपको, 1 चर रैखिक समीकरण में हलों की संख्या 1, 2 चर रैखिक समीकरण में 1, खाली 2 चर रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अनगिनत। लेकिन बोल दे कि युग्म दे दिया और पूछे हलों की संख्या, तो 3 कंडीशन अप्लाई होता है। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। सबसे पहला देखेंगे कि सर युग्म को हम कैसे लिखते हैं। तो देखो बाबू, a1x प्लस b1y और प्लस c1। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 कर देते हैं इसमें, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें देखिए तो 4 1 2, इसमें भी 1 2, मतलब ये भी 2 चर रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। युग्म तैयार कर लिया। अब इसमें पूछता कि बताइए हलों की संख्या कितना होगा, तो बोलते हलों को जो संख्या होगा वो अलग अलग में अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग समीकरण में अलग अलग आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। a1 by a2 डज नॉट, इसको पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर इसका कहने का मतलब क्या होगा सर? इसका कहने का मतलब वो बाबू कि x का मान और y का मान बटा कर दीजिए, और इसका मान और इसका मान बटा कीजिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो केवल एक हल होंगे, केवल या अद्वितीय हल, एक हल और अद्वितीय हल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम समीकरण ले लिए इक्वेशन के लिए, यहाँ पे समझा देते हैं आपको हम।
चलिए देखिए यहाँ ले लिया है इक्वेशन थोड़ा सा a1 बाई, अच्छा ऐसे जरूरी नहीं कि इसमें ले लिया आपको भारतीय भवन में, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐसा ही लेकर चलेंगे। यहाँ पहले समझा देते हैं आपको हल्का सा इक्वेशन दोबारा लिख करके। a1, अच्छा a1 नहीं लेना है, a1 इसमें नहीं लेना है, ax प्लस by प्लस c, यहाँ देखिए abc d e और f, ठीक है। अब देखो a b c d e f ये सब वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? हाँ, ऊपर लिख दिए वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? और x y 4 है, इसमें x y 4 है। दो गो समीकरण दिया आपको, कितना समीकरण दिया? पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, है ना। और बोले कि सर a1 बाई ए डी, a बाई डी डज नॉट इक्वल टू b बाई ई। अगर ऐसे बन जाए, अगर शर्त ये वाला चालू हो जाए तो बोलेंगे कि हलों के जो संख्या होगा, यहाँ पे देखिए हलों को जो संख्या दिया है वो कितना दिया, हलों की संख्या कितना दिया है, तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, या तो अद्वितीय हल होगा, एक हल या तो, हाँ अगर ये वाला शर्त माने समीकरण, ये वाला शर्त को मान रहा है तो केवल एक हल होंगे। और पूछे कि युग्म का नाम क्या होगा, इस समीकरण की जोड़ी का नाम क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे कि विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? हाँ, अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी क्या कहलाएगा? अविरोधी। कौन वाला? a बाई डी डज नॉट इक्वल टू b बाई ई। और पूछे हलों की संख्या तो बोलेंगे कितना हल, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। और क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविरोधी। और पूछे और, तो इसी को हम संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। कौन समीकरण? संगत समीकरण। दूसरा बात में a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई f, तो अनगिनत हल होंगे। और कौन सा युग्म कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित। और इसको बोलते हैं असंगत। हलों की संख्या में क्या बोलेंगे? हाँ, असंगत। असंगत बोलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। a बाई डी बराबर b बाई अब डज नॉट इक्वल टू c बाई f, तो कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में युग्म क्या कहलाएंगे? विरोधी। और इसको बोलते हैं संगत हल। कौन हल? संगत, असंगत और संगत। इस टाइप से हो जाता है। अब ये सब चीजें हमें नहीं समझ में आया, बिना हम लोग उदाहरण लिए नहीं समझ में आने वाला। अब यहां से हम आपको उदाहरण लेते हैं एक दो। चलिए अब यहां से इक्वेशन हम लेते हैं। इक्वेशन क्या ले रहे हैं? देखिए इक्वेशन, इसको थोड़ा छोटा करके इक्वेशन ले लेते हैं बड़ा वाला में। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण लिए 2x, अपना मन से ले लिए 3y प्लस 4, 6x प्लस 3y और -6। हम पूछे कि बताओ ये कौन सा समीकरण कहलाएगा। देखिए इस टाइप से इक्वेशन देकर के बाबू, दो गो समीकरण जोड़ा देकर के, दो चर वाले रैखिक समीकरण की जोड़ी देकर के आपसे क्या क्या प्रश्न पूछी जा सकती है। पहला तो प्रश्न आपको पूछ सकता है कि बताइए हलों की संख्या कितना होगा, इस समीकरण के कै हल होगा। तो बोलेंगे चलिए बात करते हैं कि सर कै हल होगा। फिर बोलेगा बताइए कि संगत है क्या, संगत है क्या है, ये भी पूछ सकता है। फिर पूछेगा कौन सा समीकरण है, अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है, ये भी पूछ सकता है। इसका चित्र भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे चित्र के लिए हम नहीं यहाँ पे दिए थे, आपको हम यहाँ पे चित्र भी दे देते हैं। कॉलम हम यहीं पे बना देते हैं। देखिए चित्र में अगर समझिए कि ये वाला रह गया एक और एक हल होगा, तो इसका चित्र जो बनेगा, आलेख जो बनेगा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आलेख जो बनता है, आलेख जो बनेगा
इस टाइप का बनेगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद। और ये जो होगा समांतर बनेगा, ई समांतर। और ये जो होगा संपाती। देखिए ये क्या हुआ, संपाती मतलब उसी के ऊपर। और थोड़ा विस्तार से अगर इसको हम समझें, अच्छा चलो इक्वेशन के बाद में समझ लेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं से देखिए हम लोग, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। इसको बोलते हैं समांतर और इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। अगर ये शर्त अपना रही समीकरण तो देखिए कितना चीज होगा, हलों की संख्या कोई नहीं, संगत हल, विरोधी समीकरण, और कौन सा चित्र बनेगा, समपाती बनेगा, समपाती बनेगा, है ना। और इसमें आश्रित में समांतर आलेख, ये आलेख चित्र है, आलेख हाँ चित्र। यहीं पे देखो, यहीं पे मेन देखो यही है, ये खत्म हो जाएगा, आपको सब समझ में चला आएगा। हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे, इक्वेशन के हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पर इसे, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, चलो हो जाएगा ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे इक्वेशन देकर के आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कितना प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले पूछेगा हलों की संख्या, क्या पूछेगा, दूसरा में पूछेगा कि सर संगत है कि असंगत है, 2 प्रश्न हुआ। तीसरा में क्या पूछेगा कि समीकरण का नाम बताइए, विरोधी है, आश्रित है कि अविरोधी है, 3 प्रश्न हो गया। चौथा में आपसे आलेख चित्र पूछ सकता है, 5वां में आलेख चित्र का नाम पूछ सकता है। तो इससे कितना प्रश्न पूछा, 1 2 3 4 5। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें x y का मान पूछ सकता है, x और y का मान पूछ सकता है, मान, x y का क्या पूछ सकता है, मान। ये 6ठा प्रश्न आपसे पूछेगा। तो ये चैप्टर में हम लोग कितना चीज पढ़ेंगे, 6 चीजें पढ़ेंगे, बाकी और चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट पे हम लोग कितना चीज पढ़ेंगे, 6 चीजें पढ़ेंगे। अब आपको दे दिया, देखो समझना, ये क्या है, 2 चौले रैखिक समीकरण है और जोड़ी के साथ है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और F है। फिर से याद रखो, A B C D E F, A B C D E F। A का मान कितना है, 2, B का मान कितना है, 3, C का मान कितना है, 4, D का मान कितना है, 6, D के बाद E का मान कितना है, 3, और F का मान कितना है, -6 है, -6 है ना, -6। अब देखिए कि कौन सा फार्मूला पे मैच कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बटा 6 है, हाँ 2/6 बराबर 3/3 बराबर 4/-6। काटेंगे तो 3, 1/3, यहाँ काटेंगे तो 1/1, यहाँ काटेंगे तो 2, यहाँ काटेंगे तो 3, 2/-3। क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है, एक दूसरा से कोई बराबर है जी, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर है, तो कोई बराबर नहीं है। तो अगर पहले बराबर नहीं हुआ, पहले बराबर नहीं होता, पहला वाला शर्त लागू कर रहा है, आज बात समझ में, पहला में बराबर नहीं हुआ तो ये वाला शर्त मान रहा है, ये वाला शर्त मान रहा है ना जी। तो पूछे कि ये समीकरण में हलों की संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे 1 हल होगा। कितना हल होगा, हाँ ये समीकरण के पूछता हलों की संख्या, कौन सा समीकरण कौन सा हल कराएगा, तो संगत, और क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविरोधी। कैसा आलेख बनेगा, प्रतिच्छेद बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा ना, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट रहा है, उसको प्रतिच्छेद कर, आर पार कर रहा है, आर पार करने वाला क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो प्रतिच्छेद बनेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इस टाइप से समीकरण दे करके आपको इतना चीज पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये वाला शर्त मान लेता तब क्या करते, सब बराबर हो जाता, सभे नीचे देखिए बनाए ने, और सभे के सभे बराबर हो जाता, तब क्या करते हम लोग, बोलते हैं अनगिनत हल होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा और समांतर होगा, ठीक। अगर ये वाला बन जाता, पहला बराबर हो जाता लेकिन दूसरा का बराबर होवे नहीं करता, तब क्या बोलते, कोई हल नहीं होगा, संगत होगा, विरोधी होगा,
और समपाती होगा। और क्या होगा? समपाती होगा। यहां तक क्लियर हो गए टोटल। अब अगला पॉइंट क्या आते हैं, देखिए अब ये जो युगपद जो होता है, ये बोल सकते हैं जो समीकरण होता है, ये समीकरण को कितना हल कर सकते हैं, कितना विधि से हल कर सकते हैं। तो ये समीकरण को हम 5 विधि से हल कर सकते हैं। कितना विधि से? 5 विधि से। पहला होता है तुलनात्मक विधि। कौन विधि? तुलनात्मक। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है लुप्तीकरण विधि। चौथा होता है ब्रजगुणन विधि। और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। ये 5 विधि है जिन विधि से हम समीकरण को हल करेंगे। कौन समीकरण को? जो ये पीछे वाले समीकरण देख रहे हैं, जो हम बोले कि छठा नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं। छठा नंबर पर क्या करते हैं हम लोग? ये तो 5 को पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन हम बोले छठा में क्या पूछता है? एक्स वाई का मान निकालने के लिए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए पूछता है। और एक्स वाई का मान हम लोग कितना विधि से हल करेंगे? 5 विधि से हल करेंगे। कितना विधि से? 5 विधि से हल करेंगे। पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि और पांचवा है अनुपात विधि। ये 5 विधि है जिससे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालेंगे। किसका? एक्स और वाई का मान निकालेंगे। कितना विधि से निकालेंगे? 5 विधि से। कितना विधि से? 5 विधि से। तो यही कल हम लोग पूरे क्लास में पढ़ेंगे 5 विधि से निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर के क्या था? इंट्रोडक्शन। बाकी कल से हम लोग इस सिलेबस का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कहां से? कल से स्टार्ट करेंगे। आपको आज कुछ नहीं, आज कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहला दिन आपको थ्योरी समझाएंगे और दूसरा दिन से आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर हार्ड है, चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अगर किसी को इस चैप्टर में याद रखना है तो बस इसे याद रख लो। 2-3 बार अगर हम पढ़ लेंगे आसानी से तो ये चीजें याद भी रह जाएगी। 2-3 बार देख लेंगे तो याद भी रह जाएगा। अगर ये याद रह गया तो समझो कि आपने 50% क्वेश्चन को बना ही लिया है। और बाकी रह गया, अगर इसको हम एक प्रश्न सब पे बता देते हैं तो ये पूरे चैप्टर ही समाप्त हो गया। इतना ही चीज पूछता है बाबू। ये 6 चीज इस प्रश्न में पूछता है कि हालों की संख्या बताइए, फिर युग्म का नाम बताइए, फिर आलेख चित्र बताइए, और ये होता है एक्स वाई का मान बताइए। लेकिन एक्स वाई का मान हम लोग कितना विधि से निकालना सीखेंगे? 5 विधि से सीखेंगे। कितना विधि से? 5 विधि से सीखेंगे। तो ये चीजें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कल का क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तब फिर हम लोग ये बुक जो है, इसी बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, यही बुक आपका रहेगा भारतीय भवन प्राथमिक गणित वाला जो है भाग 2। भाग 1 9th में पढ़ना होता है, भाग 2 हमें 10th में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर का सिर्फ परिचय देखे हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी फार्मूला को याद रखना है इस चैप्टर में, कौन सी फार्मूला को नहीं याद रखना है, क्योंकि मैथ जो होता है वो फार्मूला पे आधारित होता है। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे करके और बहुत सारा उदाहरण हम लोग जब देखेंगे, जब बनाने लगेंगे तो आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिए? उतारिए। किसी को दिक्कत?